हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपाल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल वाले पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उनका हल किस प्रकार से किया जाता है। उसके अंदर आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि बताई थी। वज्र गुणन विधि के लिए आपको x और y का किस प्रकार से मान ज्ञात किया जाता है उसके लिए फॉर्मूला बताया था। और आपके पास जो विधि थी उसके अंदर एक चौथी विधि थी ग्राफी विधि। उस ग्राफी विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल किस प्रकार से किया जाता है वो आज आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर उसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन है 7 रबड़ तथा 5 पेंसिलों का कुल मूल्य, पेंसिलों का कुल मूल्य 58 रुपये है। कुल मूल्य कितना है? 58। और 5 रबड़ और 6 पेंसिल, 5 रबड़ और 5 रबड़ तथा 6 पेंसिलों का कुल मूल्य 56 रुपये है। ये रुपये का निशान लगा देता हूं, 56 रुपये है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करके, ज्यामितीय क्या बीज गणित के अंदर व्यक्त करना है। ज्यामितीय तो जमीन की माप अर्थात रेखा गणित से संबंधित होता है। हालांकि वैसे तो यहाँ पर भी हम रेखाओं का प्रेजेंटेशन ही करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो इस स्थिति को बीज गणितीय रूपों में या रूप में व्यक्त करके एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। करके एक रबड़ तथा एक पेंसिल का मूल्य ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। BSER 2017 में आया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 2017 में एग्जाम लगी थी बोर्ड की 10th क्लास की, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पर आपको कल मैंने बताया था कि दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उनको हल करने के लिए हम विधियां काम में लेते हैं। प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन और ग्राफीय विधि। एक तो है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं हम x या y का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके सरल कर लेते हैं। दूसरी विधि आपको बताई थी विलोपन विधि। विलोपन का मतलब दोनों समीकरणों के अंदर जो दो चर है x और y, उनमें से किसी एक चर को हम विलुप्त करते हैं, अर्थात दोनों के अंदर उसका मान समान करके घटाकर या जोड़ के उसको विलुप्त कर देते हैं और दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो वो विलोपन विधि है। उसके बाद आपको कल मैंने बताया तीसरी विधि वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, x बराबर BC माइनस BC बटे AB माइनस AB और 1 to 1 हम नंबरिंग लगा देते हैं उनके। तो ये वज्र गुणन विधि जो पिछली वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से समझा दी थी। और जो चौथी विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जो ग्राफीय विधि से हल करवाया जाता है, तो वो है ग्राफीय या लेखा चित्रीय विधि। ग्राफीय विधि
तो आज आपको इस ग्राफ विधि के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से ग्राफ की सहायता से हम ग्राफ खींचकर इन दोनों चरों का हम कैसे हल ज्ञात करते हैं, एक्स और वाई का मान कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम हल करते हैं और इसको एक समीकरण का रूप देते हैं। यहाँ पर ये जो समस्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, इसका पहले हम समीकरण के रूप में निरूपण करेंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है 5 रबड़ है, 5 रबड़ जो मिटाने के काम में आता है, पेंसिल से लिखे हुए को 5 क्या है 7 रबड़। इन 7 रबड़ों का और 5 पेंसिलों का अगर हम कुल मूल्य देते हैं किसी दुकानदार को तो वो है 58 रुपये। अगर हम किसी दुकान पर 5 रबड़ खरीद लें, ये 7 रबड़ खरीद लें और 5 पेंसिल खरीद लें, तो उन दोनों का कुल मूल्य एक साथ मिलाकर हम दुकानदार को देते हैं 58 रुपये। और अगर हम 5 रबड़ खरीदें और 6 पेंसिल खरीदें तो फिर हम कुल मूल्य चुकाते हैं 56 रुपये। अब आपसे ये पूछा गया है कि एक रबड़ या एक पेंसिल कितने रुपए में आती है, तो इसके लिए हमें पहले इनको समीकरण के रूप में व्यक्त करना जरूरी होगा। समीकरण में व्यक्त करना बहुत ही आसान है। जैसे आपको मैं ये बता दूं कि एक रबड़ इतने रुपए का आता है या कितने रुपए का आता है, तो आप आराम से 7 रबड़ खरीदोगे तो उसका मूल्य पता कर लोगे। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि एक रबड़ आपका 3 रुपए का आता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 7 जो रबड़ है उनका मूल्य होगा 7 × 21 रुपये। अगर मैं आपको कह दूं कि एक पेंसिल 5 रुपए में आती है, तो आप 5 को 5 से गुणा करके 25 कर लोगे तो 5 पेंसिलों का कुल मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि एक पेंसिल या एक रबड़ के मूल्य का पता होना। फिलहाल यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ भी मान लें XYZ, अगर मूल्य का पता चल जाए, XYZ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी वस्तुएं खरीदते हैं उनका पहले से तो पता रहता नहीं हमें कि वो कितने रुपए की है। वो तो दुकानदार के बताने के बाद में पता चलता है कि ये इतने की है, ये इतने की है। तो हम क्या करते हैं, मूल्य का पता करने के बाद उनकी संख्या से उसको गुणा कर देते हैं। जैसे आपके पास अगर रबड़ का मूल्य 3 रुपया बता दिया जाए, तो आप 3 को 7 से गुणा करके तुरंत ही अपना कैलकुलेशन निकाल लोगे कि 7 × 21 रुपये मुझे देने होंगे या 7 रबड़ों के 21 रुपये खर्च होंगे। तो मेन बात यहाँ पर यह है कि एक जो वस्तु है, यूनिट है, उसका मूल्य पता होना चाहिए। जब तक आपको एक यूनिट का मूल्य पता नहीं होगा, तब तक आप बहुत सारी अगर कोई ऐसी ही वस्तु या यूनिट खरीदोगे तो उनके मूल्य का पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम आपको एक रबड़ का मूल्य बता दे तो आप आराम से उसको 7 से गुणा करके 7 रबड़ का मूल्य ज्ञात कर लोगे। और अगर एक पेंसिल का मूल्य बता दे तो आप 5 से गुणा करके 5 पेंसिलों का मूल्य निकाल लोगे। और फिर आपसे ये कहा जाए कि कुल मूल्य कितना हुआ, तो आप जो 7 रबड़ और 5 पेंसिल है उनके मूल्य को अगर ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो वो बराबर में कुल मूल्य के बराबर हो जाएगा, अर्थात कुल मूल्य हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुल इनका एक का मूल्य नहीं दिया हुआ। तो अगर हम मान ले कि एक रबड़ X रुपये में आता है और एक पेंसिल Y रुपये में आती है, अगर एक पेंसिल X रुपये में आता है तो 7 से गुणा कर दो, 7 रबड़ों का मूल्य मिल जाएगा आपको। अगर एक रबड़ X रुपये में आता है तो 7 रबड़ों का मूल्य 7 से गुणा करते 7 का जाएगा। और एक पेंसिल अगर Y रुपये में आती है तो 5 से गुणा कर दो Y को, वो 5 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा। और इनको जब एक साथ जोड़ देंगे तो वो कुल मूल्य के बराबर हो जाएगा 58 रुपये। तो इस प्रकार से हम XYZ मानकर समीकरण बनाते हैं और समीकरणों को फिर सरल करते हैं। जो आपको कल मैंने सरल से समीकरण बताए थे, वैसे समीकरण यहाँ पर हमें पहले बनाने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखो, माना एक रबड़ का मूल्य X रुपये तथा एक पेंसिल का मूल्य Y रुपये है। ये मान लिया हमने, एक का मूल्य मान लिया XY। यहां पर X और Y की जगह आप और कुछ भी मान सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि XY, मानो आप NR या PQ कुछ भी मान सकते हो। लेकिन यहां पर यह महत्वपूर्ण बात है कि इस समस्या को हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। और ग्राफ के ऊपर आप जानते हो 2 ध्रुव होते हैं, X ध्रुव और Y ध्रुव, इसलिए X और Y ही मानना ही ठीक रहेगा। वैसे अगर आप ग्राफ विधि से हल नहीं करते हो, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन विधि से हल करना चाहो, तो फिर आप XYZ कुछ भी मान सकते हो, अर्थात NR या PQ या ST कुछ भी मान सकते हो, एक पेंसिल एक रबड़ का मूल्य। लेकिन ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमें X और Y ही मानना है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर 2 ही ध्रुव होते हैं जिनको
x और y से निरूपित किया जाता है, अर्थात एक तो होता है भुज x और एक होता है कोटि जिसको हम y से व्यक्त करते हैं। तो इसलिए x y ही मानना चाहिए ग्राफीय विधि से हल करते हो तो हमने एक रबड़ का मूल्य x मान लिया और एक पेंसिल का मूल्य मान लिया y। आपको मैंने एक एक रबड़ पेंसिल का मूल्य दे दिया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि 7 रबड़ों का कितना मूल्य होगा, तो आप तुरंत ही 7 से गुणा कर दोगे एक के मूल्य को। एक का मूल्य है x तो 7 का मूल्य हो जाएगा 7 गुणा x अर्थात 7x। तो इस प्रकार से 7 रबड़ का मूल्य बराबर हो गया 7 गुणा 1 का मूल्य, अर्थात 1 का मूल्य x है तो 7x हो गया। बहुत ईजी है। तथा 5 पेंसिलों का मूल्य बराबर 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5y। बहुत ही इजी है। यहां पर x y का पता नहीं है, अगर पता होता संख्यात्मक मान का तो उससे गुणा करके निकाल लेते, लेकिन ये लास्ट में पता करके हम ये जांच कर लेंगे कि वास्तव में वही मूल्य हो रहा है। तो फिलहाल आप x और y मान लो, एक समीकरण बना लो। समीकरण बनाने के बाद में हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो 7 रबड़ का मूल्य 7x हो गया और 5 पेंसिलों का मूल्य 5y हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका कुल मूल्य चुकाया जाता है कितना, 58 रुपए। तो ये एक प्रथम समीकरण बन जाएगा कि 7x प्लस 5y बराबर 58, अर्थात 7 रबड़ और 5 पेंसिल कुल मिला के कितने रुपए की आती है, 58 रुपए की। तो ये प्रथम समीकरण बन जाएगा, प्रथम समीकरण या प्रथम संबंध बन जाएगा। प्रथम समीकरण है 7x प्लस 7 रबड़ों का मूल्य प्लस 5 पेंसिलों का मूल्य कुल मिलाकर हो गया कितना, बताया गया है क्वेश्चन में 58। तो आप 58 के बराबर कर लो। ये आपका बहुत ही इजी एक सिंपल सा समीकरण बन जाएगा। और समीकरण बनने के बाद में तो आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया है कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन विधि से हम हल करते हैं, और आज आपको ग्राफीय विधि से यह हल ज्ञात करना और बता देंगे। अब देखो आगे 7 खरीदेंगे तो 7 गुणा x हो जाएगा। अगर हम ज्यादा खरीदते हैं या कम खरीदते हैं तो उसी के हिसाब से कम या ज्यादा मूल्य हो जाएगा। आगे देखो, अगर उसी प्रकार की पेंसिल और उसी प्रकार का रबड़ अगर खरीदा जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसके दूसरी रेट लगेगी और आपके दूसरी रेट लगे, सभी के समान रेट लगेगी, समान रेट के होते हैं फिक्स। तो आगे अगर हम 5 रबड़ खरीदते हैं तो 5x रुपए लगेगा और 6 पेंसिलों का मूल्य 6y रुपए लगेगा। तो जितनी संख्या है उतने के हिसाब से उनका मूल्य लगता है। तो आगे देखो, आगे है 5 रबड़ का मूल्य हो गया 5x और पेंसिल खरीदी जा रही है दोबारा से 6 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 6y रुपये, क्योंकि एक y रुपये में आती है पेंसिल तो 6y हो जाएगा, और एक रबड़ x रुपये में आता है तो 5 खरीदेंगे तो 5x हो जाएगा। इनका कुल मूल्य चुकाया जा रहा है, बताया जा रहा है कितना, 56 रुपये, अर्थात ये 56 रुपये में आती है। तो ये बन जाएगा आपका दूसरा समीकरण, द्वितीय संबंध। द्वितीय समीकरण अर्थात आप 5 रबड़ और 6 पेंसिलों का जो मूल्य है अगर वो जोड़ देते हो तो प्रश्न में बताया जा रहा है कि वो 56 रुपये होता है, तो आप उसको 56 के बराबर कर लो। तो ये दूसरा समीकरण है 5x प्लस 6y बराबर 56। ये आपके दो सरल से सिंपल से समीकरण बन गए। इन समीकरणों को आप कोई सी भी विधि से हल करके उत्तर निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि ग्राफीय विधि से ही हल करो तो आप ग्राफ विधि से ही हल करोगे। हालांकि ये बात अलग है कि आप प्रतिस्थापन या विलोपन से या वज्रगुणन से x और y का मान निकाल के देख सकते हो कन्फर्म करने के लिए कि ग्राफ से जो काम किया है वो सही है या गलत है। तो ये आप प्रतिस्थापन विलोपन से या वज्रगुणन से आप एक बार देख लेना, x और y का मान निकाल के वही ग्राफीय विधि से आना चाहिए, क्योंकि हर विधि से मान समान आना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर ग्राफीय विधि से हल करना यहाँ पर बता देता हूँ। देखो प्रथम समीकरण लेते हैं हम। प्रथम समीकरण है आपका, पहला समीकरण जो बनाया है 7x प्लस 5y अर्थात 7 रबड़ और 5 पेंसिलों का कुल मूल्य 58 रुपये है। इस समीकरण को मैं लेता हूं, इसे मैं सरलतम रूप में व्यक्त करना है। सरलतम रूप का मतलब इस समीकरण के जो दो पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों में से एक पक्ष में, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर होते हैं, चाहे वाम पक्ष चाहे दक्षिण पक्ष, कोई से भी एक पक्ष में आपको अकेला x या y ही रखना है।
बाकी अदरवाइज जो मान है उसको दूसरे पक्ष में ले जाना है। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप x को या y को इधर एक तरफ रखना चाहते हो या किसी को भी आप रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये मानता हूं कि मैं इस y को इधर रखूंगा तो इस 7x को उधर ले जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस 7x का पक्षांतर कर देता हूं, इस पक्ष में ले आता हूं। इधर है 5y और इधर ऑलरेडी है 58। जब ये 7x जो प्लस का है वो इस पक्ष में आकर लिखा जाएगा इस साइड में, तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये माइनस का 7x हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि समीकरण को आपको किस प्रकार से सरल करना है, अकेला x या अकेला y रखना है, अर्थात अकेला y रखना है यहाँ पर, जबकि y से अभी तक 5 गुणा हो रहा है तो इस 5 को आपको इधर से और हटाना है, उस साइड में ले जाना है। जब आप इस 5 को इस साइड से गुणा से हटाओगे तो उसमें आपको पता है गुणा से क्या होता है, भाग लगता है। तो यहाँ पर देखिए इधर रह जाएगा ये y और 5 को हम गुणा से लाएंगे तो इस पूरे पक्ष में इसका भाग लग जाएगा, अर्थात 58 माइनस 7x बटे हुए 5। ये हो गया समीकरण का सरलतम रूप, अर्थात हमने सिंगल y के बराबर कर लिया। अब आपको क्या करना है, 3 निर्देशांक प्राप्त करने हैं। इन दोनों में संबंध रखने वाले 3 निर्देशांक हमें निकालने हैं। जो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ जिससे वो व्यवस्थित तरीके से अच्छी तरह से आपको दिखेंगे और लगेंगे भी। ऐसे एक टेबल बनाना है आपको, x का मान इधर, x का निर्देशांक यहाँ पर और y का निर्देशांक हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके अंदर से हमें ये 3 निर्देशांक निकालने हैं। अब ये निकालेंगे कैसे, देखो आपको मैंने पहले ही बताया कि इसको सरल कर लेना है, x या y के बराबर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इस पक्ष के अंदर जब इधर अकेला y किया तो इसमें x आ गया, इस x की जगह अपनी इच्छा से कोई भी मान रख लेना है जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वो इस प्रकार का मान रखना है कि यहाँ पर जो मान रखेंगे वो 7 से गुणा होगा, फिर 58 में घटेगा और फिर 5 का भाग लगेगा, तो एक पूर्ण अंक आपके पास मिल जाए, आ जाए। इस प्रकार से आप एक सोच समझ के मान रख लोगे। तो देखो आप यहाँ पर जो मान रखोगे वो 7 से गुणा होगा, फिर 58 में से घटेगा और फिर 5 का भाग लगेगा। तो अगर आप इनका x और y का मान पहले ही प्रतिस्थापन विलोपन से निकाल के देख लो तो एक निर्देशांक तो आपको वही मिल जाएगा और उसके हिसाब से बाकी निर्देशांक भी आप निकाल सकते हो। अन्यथा आप अपनी इच्छा से कोई भी मान रख के जांच कर लो। तो जैसे मैं रफ कॉपी के अंदर आपको बता देता हूँ, आप पीछे जो बोर्ड की कॉपी है उसके लास्ट पेज पे रफ कार्य बनाना, वहां पर आप कैसे निकालोगे। देखो आपके पास जो समीकरण का सरलतम रूप है वो है y बराबर 58 माइनस 7 गुणा x बटे हुए 5 है। यहाँ पर आप शुरुआत से 0 से ही कर दोगे शुरुआत। अगर आप मान लो x का मान 0 रखना चाहते हो तो 7 0 से गुणा होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, आपके पास केवल मात्र मान बचेगा 58 बटे 5 बचेगा और 58 में 5 का पूरा भाग नहीं जाता है, अर्थात पॉइंटों में आता है। पॉइंटों में मान निकालने से आपको बचना है, क्योंकि अगर आप दशमलव में मान निकालोगे यहाँ पर निर्देशांक तो वो निर्देशांक आपको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप सोच समझ के एक ऐसा मान निकालो जो पूर्ण अंक में आए। तो आप 0 मत रखो और कोई सा मान रख के देख लो, अर्थात यहाँ पर हम 1 रख के देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर x की जगह 1 रखते हैं तो 1 7 से गुणा होगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 अर्थात 58 में 7 कम करोगे तो बचेगा 51 में भी 5 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। तो आप 1 मत रखो, 2 रख के देख लो। हम यहाँ पर 2 रखते हैं, अगर 2 रखे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 14 को 58 में हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। इसका मतलब 44 के अंदर भी पूर्णतः पूरी बार भाग नहीं जाएगा। तो आप 2 मत रखो, 3 रख के देख लो। अब देखो 3 रखते हैं तो 7 तिया 21 होता है, 7 ती 21 अगर घटाओगे 58 में तो बचेगा 37 में भी 5 का भाग नहीं जाता है। तो आप 3 मत रखो, 4 रख लो। 4 रखते हो तो 7 चौक 28 होता है, 28 जाएगा 58 में तो 30 बच जाएगा, 30 बचेगा, 30 में 5 का भाग चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 रखना ठीक रहेगा x की जगह। तो हम x बराबर क्या रख लेते हैं, 4 रखते हैं। देखो 4 रखने पर इसको सरल करेंगे और y का मान निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर y बराबर 58 माइनस 7 गुणा 4 रखा बटे हुए 5 है। अब इसको सरल करेंगे तो y का मान आपको क्या मिलेगा, 58 माइनस 7 चौक 28 और बटे हुए 5। 58 में 28 गया तो बचा कितना, 30 बटे हुए 5 और 30 के अंदर 5 का भाग जाता है, 5 6 30 अर्थात
6 बार y का मान आपको मिल जाएगा 6। तो ये इस प्रकार से आपको निर्देशांक निकालना है। आपने ये y का मान 6 निकाला है। ये 6 कब आया? जब आपने x का मान 4 रखा। तो यहां पर x का मान 4 रखा तो इसके साथ y का निर्देशांक कितना प्राप्त किया? 6। ऐसे ये एक निर्देशांक बन गया। इसी प्रकार से आगे 2 निर्देशांक आपको और निकालने हैं। कुल मिला के कम से कम 3 निर्देशांक आपको निकालने हैं, ये ध्यान रखना है। ज़्यादा निकालते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय खराब होगा इसलिए 3 काफ़ी है। लेकिन 3 से कम नहीं निकालना है। अगर 2 निकालोगे तो फिर आपका जो ग्राफ कार्य होगा उसका पता नहीं चलेगा कि वो सही है या गलत, क्योंकि 3 निर्देशांकों को जब हम मिलाते हैं तो उनसे सीधी रेखा बनेगी या टेढ़ी रेखा बनेगी उसका पता चल जाता है। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर हमेशा एक सीधी रेखा ही बनती है। इन समीकरणों के निर्देशांक हम जब निरूपित करते हैं तो एक सरल सीधी रेखा बनती है। अगर सरल या सीधी रेखा में नहीं आ रहे हैं तीनों निर्देशांक तो फिर आपने मान निकालने में मिस्टेक की है। तो 3 निर्देशांकों से पता चल जाता है कि ये सही निकाले हैं या गलत निकाले, इसलिए आपको कम से कम 3 निर्देशांक निकालना ही है। जबकि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर सिर्फ 2 निर्देशांक निकाल के ही बता रखा है, लेकिन 2 निर्देशांकों से ये कन्फर्म नहीं हो पाता है कि ये निर्देशांक सही है या गलत, क्योंकि 2 बिंदुओं को तो आप कहीं पर भी मिलाओ एक सीधी रेखा ही बनेगी, लेकिन 3 बिंदुओं से सीधी रेखा तभी बनेगी जब वो सरेखीय हो, एक सिद्ध में हो। तो ऐसे आपको 3 निकालना है। अब देखो हमने यहां पर x का मान 4 रखा, तब आपने y का एक पूर्ण मान प्राप्त किया। अब 4 के बाद आपको कोई अलग अन्य मान और रखना है फिर से, क्योंकि 3 निर्देशांक निकालने हैं। एक तो निकाल लिया, तो अब आगे क्या रखा जाए फिर से आपको जांच करनी पड़ेगी कि 5 रखे, 6 रखे, 7 रखे, 8 रखे या कितना रखे। तो ऐसा आपको आगे नहीं करना है, क्योंकि जब पहला मान आप निकाल लेते हो तो उसके बाद में ये कन्फर्म हो जाता है कि हम आगे अब क्या रखेंगे, डायरेक्ट वही आपको रखना है। जैसे आपने यहां पर x की जगह 4 रखा तो आपको एक पूर्णांक मिल गया, y का मान क्या मिल गया? 6 मिल गया। अब आपको 5 रखने की या 6 रखने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा करो, बटे में जितने का भाग लग रहा है उतना इसमें जोड़कर रख दो, उससे जरूर आपको एक पूर्णांक मिल जाएगा। अर्थात 5-5 के अंतर से आप रखते जाओ, आपको आगे से आगे पूर्णांक में मान मिलते जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपने पहले x बराबर 4 रखा था, तो अब आप x की जगह 9 रखो, क्योंकि 5 का भाग लग रहा है, तो 5 और 4 9 रखने पर आपको एक पूर्णांक मिल जाएगा। तो अब हम x की जगह क्या रखेंगे? डायरेक्टली 9। अगर आप 9 के अलावा 8 रखोगे या फिर 7 या 6 रखोगे तो ये पूरा मान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डिवाइडेशन कर रहे हैं उतने का अंतर होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या रखते हैं? 9 रखते हैं x की जगह। देखो y बराबर 58 माइनस 7 गुणा 9 और बटे हुए 5। 58 माइनस 9 7 63 होता है, ये माइनस का 63 और बटे हुए 5। भूलना नहीं है बटे वाली संख्या को। 58 में 63 बड़ा है, माइनस का है, और 58 प्लस का है, तो माइनस का बचेगा। माइनस का कितना? 2 और 3 5, ये माइनस का 5 आएगा और बटे में 5। और 5 में 5 का भाग जाता है एक बार, लेकिन माइनस का है तो -1। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा निर्देशांक मिल जाएगा। जब आपने x की जगह 9 रखा तो y का मान कितना प्राप्त किया? -1। ये जो काम है निकालने का, हल करके मान निकालने का, ये आप रफ कार्य में कर सकते हो, रफ कॉपी में कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम में फेर का जो काम है वहीं पर ये करके दिखाओ, ये वहां पर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल मात्र समीकरण को सरलतम रूप में व्यक्त करना है और उसके बाद में टेबल दिखानी है बनाकर। बाकी ये कैसे बनाई ये आप रफ के अंदर पीछे वाले पृष्ठों पर कर सकते हो, क्योंकि यहां पर करके दिखाओगे तो बार बार आपको दिखाना पड़ेगा किस किस से मान आता है, फिर काटना पड़ेगा, और जो जिससे मान आता है वही आप रखोगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, फेर काम में नहीं करना है। तो यहां पर जब x बराबर 9 रखा तो हमारे पास y का मान कितना आ गया? -5, क्योंकि 9 7 63 होता है और 58 ये 63 माइनस का है, 58 प्लस का है, तो माइनस का बचेगा 5। 5 में माइनस के 5 में 5 का भाग माइनस का एक बार जाएगा। अब आप x की जगह और एक तीसरा मान रख लो। 9 रखा है तो आपको पता है कि 5-5 के अंतर से आएगा, तो 9 और 5 14 रखो। अब आप माइनस की तरफ भी रख सकते हो अगर आपको आता है तो यहां पर मैं x बराबर 14 रख देता हूं। कहने का मतलब माइनस की तरफ का मतलब पहले 4 रखा था तो आप माइनस का 1 रख दो, पीछे 5 कम करके, तो भी इससे पूरा मान आ जाएगा। लेकिन अगर आपको माइनस से कोई दिक्कत होती है, कठिन लगता है, तो आप प्लस में रखते जाओ। लेकिन शर्त यह है कि यह निर्देशांक ऐसे होनी चाहिए जो हमें आसानी से ग्राफ पर प्राप्त भी हो सके। मोटे बड़े मान नहीं होने चाहिए। आपका आंसर जैसे 3 4 5 6 के आसपास आ रहा है और आप मान बड़े बड़े रख रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी पैमाना लेने में और ग्राफ पर निरूपित करने में या रेखा खींचने में।
तो इसके लिए आप पहले अगर आंसर का पता कर लो, एक्स और वाई का मान निकाल लो पहले प्रतिस्थापन विलोपन से, तो बहुत अच्छी बात है। उसी को ध्यान में रखकर आप निर्देशांक प्राप्त करोगे और उसी के हिसाब से आप ग्राफ खींचोगे, तो आसानी से आपके ग्राफ काट जाएगी और एक्स और वाई का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अब x बराबर 14 रखते हैं। 14 क्यों? क्योंकि पहले हमने 9 रखा था और 5 का भाग लग रहा है, तो 5 जोड़कर ऐड करके हम 9 और 5 14 रखते हैं। तो ये y बराबर देखो क्या आता है, 58 माइनस 7 गुणा 14 और बटे हुए है 5। ये है 58 माइनस, क्योंकि माइनस से गुणा होगा तो 14 पंजे 70, 14 छीके 84, 14 स्थान 98, ये हो जाएगा माइनस का 98 और बटे 5। माइनस का 98 है, प्लस का 58 है, तो देखो कितना माइनस का बचेगा 0 और 4, माइनस का 40 बचेगा। और माइनस के 40 में भाग जाता है 8 पंजे 40, अर्थात माइनस का 8 आ जाएगा y का मान। इस y का मान कितना आएगा? माइनस का 8। कब? जब आप x की जगह 14 रखोगे तो ये माइनस का 8 आ जाएगा इस प्रकार से। तो ऐसे आपको ये निर्देशांक निकालने हैं 3, उसके बाद ग्राफ पेपर पर निरूपित करोगे। ऐसे ही हम दूसरे समीकरण को लेकर उसके भी 3 निर्देशांक प्राप्त करेंगे ऐसे ही। तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए कैसे निर्देशांक निकालना है, ध्यान से निकालना है। अगर यहाँ पर निकालने में कोई मिस्टेक कर दी तो आपका सारा काम फिर बेकार हो जाएगा, आगे आपको सही आंसर नहीं मिलेंगे। तो ये आपको सावधानी से हल करके निकालना है। बाकी ये इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, आप चाहो तो सीधे दिमाग से भी मन से भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई मिस्टेक नहीं हो, इसलिए आप रफ के अंदर इनको लिखकर हल करके निकाल सकते हो। अब लेते हैं हम समीकरण दूसरे को। समीकरण 2 को लेने पर 2 को लेते हैं और उसको भी ऐसे सरल करते हैं। दूसरा है आपका समीकरण 5x प्लस 6y बराबर 56। इसको भी इस प्रकार से हम सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हमें सोचना है कि हम किसको, x को अकेला करें या y को अकेला करें, पहले निर्णय करना है। तो हम ऐसे करते हैं, x को इधर रख लेते हैं, y को ले जाते हैं उधर, क्योंकि इसमें y को रखा था, इसमें x को रखते हैं। तो यहाँ पर 5x ऐसे कैसे, ये जो 6y है इसको इस पक्ष से आप इधर लाओगे 56 की तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 56 माइनस 6y उधर आया, माइनस का बन गया। अब देखो यहाँ पर 5 और x आपस में गुणा हो रहे हैं। x को आपको सिंगल करना है, अकेला करना है, तो 5 को हटाना पड़ेगा। 5 को गुणा से आप इधर लाओगे तो भाग में बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ऐसे x बराबर उधर है 56 माइनस 6y, बटे में आ जाएगा ये 5, गुणा है तो उधर जाकर भाग लग जाएगा, तो बटे में 5 हो जाएगा। ये समीकरण का सरलतम रूप हो गया। ऐसा करते ही आपको ये 3 निर्देशांक वाली टेबल बना लेनी है। उस टेबल में तीनों निर्देशांक आपको लिख देने हैं, पहले x का और नीचे y का। अब आपको इसको सरल करना है। रफ कॉपी में 3 निर्देशांक कैसे निकालते हैं वो फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो इधर हम हल करके निकाल लेते हैं। आपका सरलतम रूप आया समीकरण का x बराबर 56 माइनस 6y और बटे हुए 5। हमें इस y की जगह मान रखना है अपनी इच्छा से और उसको सरल करके फिर x का मान निकालेंगे। तो x बराबर देखो, अगर आप यहाँ पर 0 रखते हो तो ये 0 जाएगा, 6 0, 56 में 5 का भाग नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ पर 1 रखते हो तो 6 एकम 6 हो जाएगा और 56 में 1 जाएगा तो 50 बचेगा। 50 में आराम से 5 का भाग चला जाएगा, तो 1 रखने से निर्देशांक आ जाता है। तो हम यहाँ पर y बराबर क्या रखेंगे 1, 56 माइनस 6 गुणा y की जगह क्या कर दिया 1 और बटे में कितना है 5 है। इसको सरल करते हैं तो 56 माइनस 6 एकम 6 हो जाएगा और बटे हुए 5। 56 में 6 गया तो बचा 50। तो x बराबर 50 बटे हुए 5 और 50 में 5 का भाग जाता है 10 पंजे 50। कितनी बार जाता है 10 बार। तो ये आ गया x का मान। x बराबर कितना आ गया 10। ये x बराबर 10 कब आया है? जब y बराबर हमने क्या रखा है 1। तो यहां पर रख दो y बराबर 1, y की जगह रखना है ना कि x की जगह। तो x का कितना आया 10। ऐसे 2 निर्देशांक और निकालने हैं। तो अब y बराबर 1 न रख के क्या रखोगे? आपको पता है कितना रखेंगे 6 रखेंगे, क्योंकि 5 का भाग लग रहा है तो 1 के अंदर 5 जोड़कर रख दो आप। तो y बराबर अब 6 रखने से मान आपको मिल जाएगा। x बराबर 56 माइनस 6 गुणा 6। क्या रख रहे हैं y की जगह 6। सरल करके देख रहे हैं बटे हुए 5। तो देखो 56 माइनस 6 छिके 36 और बटे हुए 5। 56 में 36 जाता है तो 20 बचता है। तो x बराबर 20 बटे हुए 5 और 20 में 5 का भाग 5 चौका 20, अर्थात x बराबर आ गया 4।
बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ये x बराबर 4 कब आया? जब आपने y की जगह 6 रखा, y का निर्देशांक 6 माना, तो x का मान 4 आ गया। अब आपको एक निर्देशांक और रख लेना है, 6 और 5 11 रख लो। अब तो अब y बराबर क्या रखते हैं? 11 रखते हैं। तो x बराबर 56 माइनस 6 गुणा y का मान हम रखने जा रहे हैं 11, तो बटे हुए 5 देखो कितना होता है, 56 माइनस 11 छिके 66 हो जाएगा, और बटे में 5 है। यहाँ पर 66 माइनस का है और 56 प्लस का है, तो माइनस का बचेगा ऊपर, तो ये x बराबर माइनस का बच गया कितना? 10 माइनस का 10, और बटे में क्या है? 5। माइनस के 10 में 5 का भाग जाता है माइनस के 2 बार, तो x का मान आ गया -2। कब आया x का मान -2? जब आपने y की जगह क्या रखा? 11 रखा, तो x बराबर आ गया -2। ऐसे 3 निर्देशांक इसके भी निकाल लेने हैं। ये काम आप रफ में कर सकते हो निकालने का। अब देखो इनको हम क्या करेंगे? ग्राफ पेपर के ऊपर निरूपित करेंगे। आपको जो बोर्ड एग्जाम में ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ का एक पेज दिया जाएगा, उसके अंदर आपको इन तीनों निर्देशांकों को निरूपित करना है। उसके ऊपर राउंड नंबर लिखना है और क्वेश्चन नंबर लिखना है 26। मान लेते हैं आपके पास ये ग्राफ वाला पृष्ठ है, या आपको ये ग्राफ का पेज दे दिया गया, जिसके ऊपर रेखाओं का जाल होता है, जाल बिछा होता है। हालांकि पूरी रेखाएं या वो जाल खींचना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन आप जानते हो सब ग्राफ के बारे में, पिछली कक्षा में पढ़ा है कि ऐसे आड़ी और खड़ी रेखाओं का जाल होता है बारीक बारीक, उसमें 1-1 सेंटीमीटर की मोटी मोटी रेखाएं भी होती है, आधी सेंटीमीटर पर थोड़ी कम मोटी रेखा होती है, और बाकी बारीक रेखाएं होती है जो 1-1 mm पर खींची जाती है। इस ग्राफ के ऊपर आपको क्या करना है? ये जो निर्देशांक है ये आसानी से हमें इस पर मिल जाए, उस हिसाब से हमें इसके 4 भाग करने हैं। एक रेखा ऐसे खड़ी खींचनी है और एक रेखा इस प्रकार से आड़ी खींचनी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बीचों बीच से खींचो, आप कहीं पर भी एक आड़ी और एक खड़ी रेखा खींच सकते हो, लेकिन ये आपके निर्देशांक जो है वो आसानी से आपको मिल जाए, इस प्रकार से आपको खींचना है। अब देखो आपके निर्देशांक प्लस के अगर देखें तो प्लस का तो अधिकतम 14 तक का है x का मान, और y का मान अधिकतम कितना है? -8 तक। तो आपको माइनस का भी मान प्राप्त करना है और प्लस वाला भी प्राप्त करना है, तो आप ऐसे कर लो, प्लस वाला थोड़ा ज़्यादा ले लो, अर्थात ये रेखा आप इस प्रकार से खींचो, ऐसे सीधी फुट्टा लगा के आपको एक खड़ी रेखा खींच देनी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये रेखा ग्राफ पेपर पर जो सबसे मोटी रेखाएं होती है, 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर जो रेखाएं होती है, उन्हीं के ऊपर पेंसिल से आपको खींचना है और ऐसे तीर का निशान लगा देना है, और एक रेखा ऐसे आड़ी खींचनी है। इस प्रकार से आप आड़ी रेखा खींच सकते हो, ऐसे। वही आड़ी रेखा सबसे जो मोटी रेखा होती है 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर, उन्हीं के ऊपर ऐसे आड़ी रेखा खींचनी है और ऐसे तीर का निशान लगा देना है। ये बिल्कुल सीधी खींचनी है, यहाँ पर मैं फुट्टे से नहीं खींच रहा इसलिए थोड़ी टेढ़ी हो सकती है। यहाँ पर आपको पता है कि ये x ध्रुव है और ये x डैश है, यहाँ पर y ध्रुव है और ये y डैश है। इसको कहते हैं हम भुज और इसको कहते हैं हम कोटि। ये भुज है और ये कोटि है। इस भुज मान इस पर निकाले जाएंगे और कोटि मान इस पर देखे जाएंगे। ये दोनों जहाँ पर काटती है वो आप जानते हो ये होता है मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक होता है हमेशा 0-0। ये ग्राफ का प्रथम चतुर्थांश है, ये ग्राफ का द्वितीय चतुर्थांश है, और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेखाएं खींचिए उनके ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 0 है, ये जो काट रही है वहाँ पर, इसके बाद 1 सेंटीमीटर के ऊपर फिर एक मोटी रेखा दिखेगी, वहाँ पर आपको ऐसे निशान लगा देना है। ऐसे 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे निशान लगा देने हैं। आपकी एग्जाम के अंदर लगभग जो ग्राफ आती है वो 20x20 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी के आसपास आती है, या 18 की आती है। वर्गाकार अगर आएगी तो 18 सेंटीमीटर लंबी, 18 सेंटीमीटर चौड़ी आएगी, और अगर लंबी ज़्यादा आएगी तो इस प्रकार से हो सकती है 22-25 सेंटीमीटर हो, और वैसे 16-17 सेंटीमीटर हो। लेकिन आप लगभग 18 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी आप मान के चलो, तो इस प्रकार से आपके पास 18 सेंटीमीटर की रेखाएं, अर्थात ऐसे 18 डॉट आप खींच सकते हो। ऐसे 1-1 सेंटीमीटर पर ये निशान लगाना है। अब आपको ये देख लेना है कि ये निशान अगर 1-1 का पैमाना लें हम, 1-1 इकाई का, तो ये निर्देशांक हमें उपलब्ध हो जाएंगे या नहीं होंगे। अगर ये नहीं होते हैं तो आप पैमाना फिर 2-2 का लेना, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से लिख देना। और अगर और भी ज़्यादा हो तो आप 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे भी लिख सकते हो, 100, 200, 300, तो पैमाने के ऊपर निर्भर करता है। इसके पीछे बैक में भी आपको ये निशान इसी प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे लगाना है, और ऐसे ही y के ऊपर ये प्लस का 1, 2 इस प्रकार से आपको निशान लगा देना है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपके
तो ग्राफ की रेखाएं खिंची हुई दिखती है, वहां पर आराम से लगा दोगे। मैं तो यहाँ पर अंदाज से लगा रहा हूँ। नीचे भी आप इस प्रकार से जो 1-1 सेंटीमीटर पर रेखाएं जा रही हैं, उन्हीं के ऊपर आपको पेंसिल से निशान ऐसे लगा देना है। अब उसके बाद देखो, मुझे x का अधिकतम मान चाहिए कितना, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आराम से मिल जाएगा। और माइनस का मान चाहिए 8 y का, नीचे की तरफ मिलता है 1 2 3 4 5 6, तो 8 मिल जाएगा। तो आराम से पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई लेने से भी ये ग्राफ आपकी आसानी से बन जाएगी। तो हम अब पैमाना लिखेंगे। देखो यहाँ पर ऐसी जगह पैमाना लिखना है जहां पर ये ग्राफ खींचे वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये पैमाना है 1 सेमी बराबर 1 अंक या 1 इकाई x व y दोनों ध्रुवों के लिए, x व y दोनों के लिए। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, x के लिए अलग पैमाना, y के लिए अलग पैमाना। तो ये x और y दोनों ध्रुवों के लिए यही काम दे देगा, दोनों ध्रुवों के लिए। ये आपको साफ साफ लिख देना है ऐसी जगह जहां पर ये ग्राफ खींचे वो डिस्टर्ब नहीं हो। अब इन पर पैमाना मानने के बाद में ऐसे लिखेंगे जो भी आपने पैमाना माना है। अगर 1-1 इकाई माना है तो 1-1 का फाड़ा लिखना है, अगर 2-2 माना है तो 2 4 6 8 ऐसे, अगर 10-10 इकाई माना है यहाँ पर तो आप 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे आपको लिख देना है, या फिर 100 200 300। तो यहाँ पर हमने 1-1 इकाई माना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 15 आपको काउंटिंग कर देनी है। पीछे की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसके पीछे माइनस में होता है। यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्लस का होगा y का मान, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नीचे की तरफ जाएंगे तो 1 यहाँ पर 0, इसके बाद माइनस का 1 माइनस का 2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ग्राफ के ऊपर वाला जो ऊपर वाली जगह होगी वहाँ पर लगा देना क्वेश्चन नंबर 26, और साथ ही साथ रोल नंबर का खाना आता है, वहाँ पर रोल नंबर लिखना है। तो ये तो आपको जो एंट्री है वो करनी है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले जो प्रथम आपका समीकरण के निर्देशांक प्राप्त किए हमने 3, उनको यहाँ पर निरूपित करेंगे, अंकित करेंगे। ऐसे आपको अंकित करना है, निर्देशांक है 4 6, 4 और 6 को इस ग्राफ के ऊपर निरूपित करना है। देखना है 4 और 6 का निर्देशांक कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हम x का देखते हैं, x का प्लस का 4 है, x के प्लस के 4 के ऊपर यहाँ पर चले जाते हैं। ये है 4, यहाँ पर है, यहाँ पर निर्देशांक नहीं लगाना है, इसके साथ y का भी मान देखना है, y का है 6। इस 4 वाली जो रेखा ऐसे खड़ी रेखा होगी उस पर आपको y के 6 के सिद्ध में जाना है। y का प्लस का 6 इधर है, तो इधर से आपको जाती हुई आराम से रेखा दिख जाएगी, और ये 4 वाली रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखेगी। ये दोनों रेखाएं जहां पर आपस में प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वहां पर आपको ये निर्देशांक लगा देना है, और उसका निर्देशांक भी लिख देना है। ये कितना है, 4 और 6, इस प्रकार से। आगे चलते हैं, ये 9 और माइनस का 1। देखो 9 यहाँ पर x का, और y का माइनस का 9 नीचे मिलेगा, माइनस का 1 नीचे मिलेगा, नीचे की साइड में 1 के सिद्ध में इस प्रकार से यहाँ पर। तो ग्राफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि सारे ग्राफ आपस में जाती हुई दिखती है, तो ये यहाँ पर लगा देना है। ये हो गया 9 और -1। इसी प्रकार आपको गहरा डॉट लगाना है, ये साफ तरीके से दिखे, और इसके बाहर एक छोटा वर्ताकार गोला और बना देना है इस प्रकार से, ऐसे वर्ताकार, जिससे आराम से दिख जाए। आगे निर्देशांक है 14 और माइनस का 8। देखो 14 है प्लस का ये रहा, और माइनस का 8 इस प्रकार से इस सिद्ध में आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 8, यहाँ पर लिखना है 14 और माइनस का 8 दिख रहा है यहाँ पर। अब इन तीनों बिंदुओं को हम फुट्टे की सहायता से सीधी रेखा से मिला देंगे, सिद्ध में ही आते हैं। अगर ये थोड़े टेढ़े आते हैं, टेढ़े दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमने निर्देशांक निकालने में कोई मिस्टेक की है। तो आप आराम से फुट्टा लगाकर ऐसे सीधी रेखा से मिला दो आर पार जहाँ पर ग्राफ जा रही है। ये सीधी नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मेरे से ये सीधी नहीं जा रही है क्योंकि फुट्टा नहीं है, ऐसे अंदाज से ही मैं खींच रहा हूँ। बाकी आप ध्यान रखना, बिल्कुल सटीक सीधी रेखा खींचनी है। अगर ज़रा सा भी आप टेढ़ा कर दोगे तो फिर आपका जो मान है वो गलत आ सकता है। और इस प्रकार से तीर का निशान लगा देना है अंत में।
कौन से समीकरण के लिए आपने ग्राफ खींची है उसका भी नाम इस रेखा के ऊपर लिख देना है। जैसे ये था प्रथम समीकरण आपका 7x + 5y = 58, तो इस प्रकार से आपको ऐसे ग्राफ के ऊपर लिख देना है। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऊपर लिख देना। तो ये पहले समीकरण की ग्राफ खींच दिया हमने। अब दूसरा देखना है, यहाँ पर दूसरे समीकरण के निर्देशांक है 10 और 1। 10 x का 10 ये है और 1 y वाला मान 1 के सिद्ध में इस प्रकार से ये है 10 और 1 यहाँ पर, और ऐसे निर्देशांक लगा देना है। आगे है 4 और 6। 4 ये रहा और 6 ये रहा, पहले से लगा हुआ है। 4 और 6 ये लगा हुआ। उसके बाद है 11 और -2। ये है 11 और -2 है 11 और -2 के सिद्ध में। यहां पर सही ढंग से ये रेखा सीधी नहीं जा रही, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहां पर 11 यहां पर 12 है, तो 11 और 2 यहां पर मिलेगा आपको। ये थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, क्योंकि ग्राफ के अंदर अगर आप जरा सी भी टेढ़ी खींच दोगे रेखा तो फिर आपके निर्देशांक सही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप जहाँ पर काटेगी वहाँ पर नहीं काट पाएगी। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये है -2, x का मान है +11, तो ये है 11 और -2, और ये था 9 और -1। ये तीनों बिंदु बिल्कुल सिद्ध में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे यहाँ पर थोड़े टेढ़े आ रहे हो, ये यहाँ पर लिखने से मिस्टेक हो सकती है, रेखा खींचने में, क्योंकि हाथ से खींची मैंने, और इनको इस प्रकार से सीधी रेखा से मिला देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे बिल्कुल साफ सुथरी रेखा खींचनी है। यहाँ पर आपको सही ढंग से नहीं दिख रही। ये दोनों रेखाएं, इसका नाम भी लिखना है। समीकरण आपका जो दूसरा समीकरण बना था 5 और 6 वाला, 5x + 6y = कितना था? 56 था। तो ये यहाँ पर आपको लिख देना है। अब देखो ये दोनों रेखाएं जहाँ पर काटती है वो महत्वपूर्ण बिंदु होता है। ये 4 और 6 पर, अर्थात 4 और 6 पर दोनों रेखाएं काट रही है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थात x और y का जो मान है, उत्तर है, वो यही होगा। x बराबर कितने पे काटी यहाँ पर? ये देखो, ऐसे देखोगे आप तो 4, और y बराबर कितना है यहाँ पर? 6 है। ऐसे थोड़ी मोटे लिख दो, अलग से दिखेंगे। तो x बराबर 4 और y बराबर 6, यही इस समीकरण का हल होगा, उत्तर होगा। अर्थात ये दोनों रेखाएं, दोनों ग्राफ जहाँ पर काटती है वो निर्देशांक की x और y का अभिष्ट उत्तर होता है। अर्थात कुल मिला के ये जो दो समीकरण है आपके, इन दोनों समीकरणों में x का मान है 4 और y का मान है 6। अर्थात x बराबर 4 है और y बराबर 6 है। आप इसकी पुष्टि भी कर सकते हो, जांच भी कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। अर्थात आपके समीकरण में इन दोनों को रखो, और अगर ये उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो सही है, नहीं तो गलत है। या फिर आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन, वज्रगुण विधि से जांच करके देख लो, उनसे भी अगर यही आंसर आता है तो सही है। बाकी आप अगर सावधानी पूर्वक ये काम करोगे तो ये बिल्कुल सही ही आएगा, इनमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, सही जगह ही काटेगी। फिर भी हम एक बार जांच करके देख लेते हैं। देखो आपका जो पहला समीकरण था 7x + 5y = 58, इसमें हम x बराबर कितना, x की जगह 4 रख देते हैं, और +5 गुणा y की जगह कितना रख देते हैं? 6। ये 6 रख लेते हैं। अब बराबर देखते हैं ये 58 आता है या नहीं आता है। तो इसका मान 58 आना चाहिए, 58 के बराबर होना चाहिए। 7 चौक 28 + 56 30 = 58। 28 और 30 ये भी 58 हो गया, और बराबर ये भी 58। इसका मतलब ये हमने निर्देशांक सही निकाला, अर्थात सही जगह ग्राफ काट रही है। ऐसा आप दूसरे समीकरण में रखकर भी जांच कर सकते हो। इस समीकरण में भी आपका समीकरण है 5x + 6y = 56। यहाँ पर आप 5 गुणा x की जगह आप कितना रखो? 4 रख दो x का मान, और प्लस y की जगह आप y का मान कितना रख दो? 6। y का मान निर्देशांक कितना है? 6। तो आपका ये मान 56 हो जाना चाहिए। देखो 5 चौका 20 और 6 छिके 36, 20 और 36 होता है 56, अर्थात 56 बराबर 56। तो इस प्रकार से आप संतुष्टि के लिए ये रफ में जांच कर सकते हो कि सही काम किया है या आपने या गलत किया है। अगर ये यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, या तो ग्राफ खींचने में या फिर निर्देशांक निकालने में।
तो आपको उनको दोबारा से चेंज करना है, चेक करना है और वापस ठीक करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। जरा सी गलती आपके नंबर को मिस करवा सकती है, नंबर आपके कट सकते हैं, तो ऐसी आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। तो ये जांच आपको रफ में करके देख लेना है। अंत में आपको ये जरूर लिखना है कि अतः ये ग्राफ जो काटी आंसर मिला है, अतः एक रबड़ का मूल्य कितना आया 4 रुपये, क्योंकि ग्राफ जहां पर काटी है वो रुपये, तथा एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना आया y का मान 6 रुपये, क्योंकि पेंसिल का मूल्य आपने y माना था, वो आपको ध्यान रखना है। रबड़ का मूल्य x और पेंसिल का मूल्य y, ये भी ध्यान रखना है। आप कहीं उल्टा मत कर देना कि रबड़ का मूल्य है 4 रुपये और पेंसिल का मूल्य 6 रुपये, जो माना है उसी में रखना है। तो ये 6 रुपये है, और फिर ये सम्मिलित रूप से आपको उत्तर लगाना है, तब ये कन्फर्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान से ग्राफ वाला काम करना है, निर्देशांक सही ढंग से निकालना है और ग्राफ को सही ढंग से निरूपित करना है। बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसे आंकिक प्रश्न आ सकते हैं। पहले इनको आप समीकरण रूप में कन्वर्ट करोगे, व्यक्त करोगे x और y मानकर। समीकरण बनाने के बाद में आप इन दोनों को सरल करोगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ था कि 7 रबड़ और 5 पेंसिलों का कुल मूल्य 58 रुपये है, तो हम एक रबड़ का x और एक पेंसिल का मूल्य y मानते हैं, तो 7 रबड़ों का 7x और 5 पेंसिलों का मूल्य 5y हो जाएगा। तो 7x + 5y बराबर हो जाएगा 58। पहला समीकरण बन जाएगा। इस पहले समीकरण को जब हम सरल करेंगे, तो सरल करने के लिए, निर्देशांक निकालने के लिए आपको पक्षांतर करना है। एक पक्ष में केवल अकेला x या अकेला y रखना है। तो हमने क्या किया, 5y को ऐसे करने दिया, 7x को 58 की तरफ लाए तो माइनस का बन गया। 5y बराबर 58 - 7x है, 5 गुणा हो रहा है, भाग से ले जाएंगे इधर, तो 58 - 7x में भाग लग जाएगा, इधर अकेला y हो जाएगा। ऐसा करने के बाद में आप ये 3 निर्देशांक निकालोगे सही ढंग से, ध्यान से, और तीनों निर्देशांकों को आप ग्राफ पेपर के ऊपर निरूपित करोगे। निर्देशांक लिखते जाओगे जहाँ जहाँ आपने निरूपित किया है। ये 14 - -8 है, ये ध्यान रखना है, साफ साफ अच्छी तरह से दिखने वाले लिखने हैं। दूसरा समीकरण था आपका कि 5 रबड़ और 6 पेंसिलों का मूल्य 56 रुपये है, तो 5 रबड़ों का 5x हो गया और 6 पेंसिलों का मूल्य 6y हो गया, तो 5x + 6y बराबर कितना हो जाएगा 56 रुपये। आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। इस दूसरे समीकरण को लेते हैं हम, 5x + 6y बराबर 56, तो इस 6y को उस पक्ष में ले जाएंगे, तो 5x बराबर 56 - 6y हो जाएगा। 5 गुणा हो रहा है x से, इसको गुणा से इधर लाएंगे तो भाग लग जाएगा, तो x बराबर जाएगा 56 - 6y बटे 5, अर्थात x बराबर 56y, ये 56 - 6y बटे 5। इसके हम 3 निर्देशांक प्राप्त करेंगे। पहले y की जगह अपनी इच्छा से मान रखेंगे, y की जगह 10 ये x रखा तो 6 कम 6, 56 में 6 गया तो 50, 50 में 5 का भाग 10 बार गया, इस प्रकार से आपका निर्देशांक बन जाएगा। 1 रखने के बाद में आपको 5 जोड़कर अर्थात जितने का भाग लग रहा है उतने अंतर से रखना है, तो 6 रखना है। 6 रखा y की जगह, तो 6 6 36, 56 में 36 गया तो 20 बचा, 20 में 5 का भाग 4 बार गया। ऐसे ही अब 6 रखा है, 6 के अंदर 5 जोड़कर 11 रखना है, तो 11 6 के 66 हो जाएगा, ये 56 है, 56 प्लस का है, 66 माइनस का है, तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस के 10 में 5 का भाग देंगे तो माइनस का 2 बार चला जाएगा, तो ये माइनस का 2। y की जगह यहां पर देखो, y की जगह आपने कितना रखा, माइनस का 2 रखा है। यहां पर ये ध्यान देना है किसकी जगह क्या रखा है, x का मान निकालना है आपको, तो y की जगह आपने जब 1 रखा है तो 6 कम 6, 6 गया। यहां पर इस निर्देशांक को देखना एक बार क्या किया है, y की जगह आपने कितना रखा, 11 रखा। यहां पर y की जगह 11 रखना था, ये ध्यान दिया ही नहीं आपने, है ना सोचने वाली बात। y की जगह 11 रखते हैं तो 11 6 66, 66 माइनस का 56 प्लस का, तो माइनस का बचेगा 10, माइनस का 2 बार भाग जाएगा ये x, तो x का मान और y का मान उलट पुलट हो गया, तभी वहां पर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी जा रही थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। वापस लगाते हैं निर्देशांकों को, क्योंकि जरा सा x की जगह y और y की जगह x मान होने से ये मान चेंज हो गया। ये तो 6 और 4 पे दोनों का जो निर्देशांक था वो कॉमन था, इसलिए आंसर मिल गया, नहीं तो अलग ही आंसर आता। तो दोबारा से देखो, y की जगह x का मान लिख दिया था और x की जगह y का मान, तो ये ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पर y की जगह रखना है 11, तो x का मान आएगा माइनस का 2। अब देखो निर्देशांक लगाते हैं हम, 10 और 1, तो ये 10 और यहाँ पर y का मान 1 है, तो ये 10 और 1
जो यहाँ पर मैंने चेंज सा कर दिया था। तो ये 10 और 1 हो गया। आगे देखो 4 और 6, 4 और 6 ऑलरेडी पहले से है ही, ये 4 और 6 दोनों में है कॉमन। माइनस का 2 और 11, x का है माइनस का 2 और y का मान है 11, ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ मिलेगा 9, 10 और थोड़ा ऊपर। देखो यहां पर ये 9, ये 10 और ये 11, यहां पर माइनस का 2 और ये यहां पर आएगा। आ रहा है समझ में? अब देखो बिल्कुल सिद्ध में आ रहे हैं तीनों निर्देशांक, तो उल्टा हो गया था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए था, बताना चाहिए था। देखो ये हो गया माइनस का 2 और 11, इस प्रकार से लिखना है और इन तीनों निर्देशांकों को सीधी रेखा से मिला देना है। फुट्टा लगाकर सीधी रेखा ये आपको खींचनी है और लास्ट में आपको तीर का निशान लगा देना है और इस समीकरण का नाम लिखना है, वो है 5x + 6y बराबर कितना है 56। इस प्रकार से इसको लिख देना है। तो वो 4 और 6 पे काट रही है, ये ध्यान आपको रखना है। निर्देशांक अगर आप गलत करोगे, उल्टा पुल्टा करोगे तो ये मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर ये निर्देशांक सेम था दोनों में, जहाँ पर काट रही है ग्राफ, इसलिए यहाँ पर काट गई, और लेकिन फिर भी यहाँ पर सिद्ध में नहीं आ रही थी, आपको सिद्ध में नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर x की जगह 11 और y की जगह -2 करते हो तो ये तीनों निर्देशांक बिल्कुल भी सिद्ध में नहीं आएंगे, जो अभी पहले यहाँ पर नहीं आ रहे थे। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि यहाँ पर रेखा खींचने में या अंदाज से खींचने में कोई मिस्टेक हो रहेगी, इसलिए मैंने ज़बरदस्ती इसको सीधा करने की कोशिश कर दिया था। बाकी आपकी जो ओरिजिनल ग्राफ होती है उसमें बिल्कुल ये सटीक आएंगे, और अगर गलती की है, मिस्टेक की है, तो बिल्कुल भी सिद्ध में नहीं आएंगे। आपको पता चल जाएगा आसानी से कि हमने कहीं ना कहीं निर्देशांकों में मिस्टेक की है जो यहाँ पर की थी। तो ये दोबारा रिव्यू करने में यहाँ पर ध्यान दे लिया, नहीं तो ये मिस्टेक हो जाती। तो आपको ऐसे बोर्ड एग्जाम में ये ध्यान रखना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, काट ले जाएंगे। मैंने तो यहाँ पर दोबारा से आपको रिव्यू करके समझा दिया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा से एक बार एग्जाम दे दी तो उसके बाद भी दोबारा सही करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको ये सावधानी से काम करना है, ध्यान से करना है। ग्राफ से संबंधित हल करने वाले क्वेश्चन और भी बहुत सारे आपको बताएंगे अगले वीडियो के अंदर। साथ में ये भी बताएंगे कि ये ग्राफ मान लो यहाँ पर तो काट रही है, अगर ये काटती न बराबर जाती, समांतर जाती, या दोनों ऊपर नीचे होती तो फिर क्या करते। तो ये ऐसी ये ग्राफ किस प्रकार की बनती है, इनके कितने प्रकार होते हैं, ये समीकरण किस प्रकार के होते हैं, ये आपको आगे आने वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझाएंगे, बताएंगे ग्राफ खींच के भी। तो मैं मानता हूँ कि आज का ये क्वेश्चन जो बोर्ड 2017 में आया था वो आपके समझ में आया होगा। ये जो मिस्टेक की है वो आप ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे, और आप अपने स्तर पर रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को आराम से लेकर सही ढंग से सरल करके हल करोगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो निर्देशांक मैंने निकाले आप यही निर्देशांक निकालो, आप इनके अलावा और कोई निर्देशांक भी निकाल सकते हो। अपने मन से जो मान रहे हो वो और भी मान सकते हो, बस सर ग्राफ पर आपको सही ढंग से निरूपित करना है और सही ढंग से ग्राफ खींच के आपस में काटनी चाहिए निश्चित बिंदु पे, ये आपको ध्यान रखना है। हर छात्रों के ये निर्देशांक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनमें ये जो कॉमन निर्देशांक है 4 और 6 ये तो सबके आएगा लास्ट में काटने के बाद। तो तैयार करना इन प्रश्नों को, कल आपको और अच्छे क्वेश्चन बताएंगे, समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।